सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन साइंस मॉक टेस्ट के 8वें क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने आरआरबी टेक्नीशियन साइंस मॉक टेस्ट का 7वां क्लास देखा था, जहां पे 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा कर रहे होंगे, जो आपके आगामी आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब डैश स्थित होता है। ध्रुव पर, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर। ध्यान दीजिएगा, किस में बात करी जा रही है? अवतल दर्पण में बात करी जा रही है और कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक डायग्राम ड्रॉ करें तो हम कहेंगे अवतल दर्पण का ये ध्रुव हो गया, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। और हम सबों को मालूम है कि अनंत पर अगर कोई भी चीज रखी हुई है तो वहां से जो प्रकाश की किरणें आएगी वो क्या होगी? तो आप सभी कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। क्या होगी? आप कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर होगी। और अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहां से गुजरेगी? आप सभी कहेंगे फोकस से होकर के गुजरेगी। तो इस स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पे बनेगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी इस फोकस पे बनेगा। कहां पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। और प्रतिबिंब क्या होगा? आप कहेंगे वस्तु अगर अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बहुत ही छोटा बनेगा। तो जो सवाल आपसे करा जा रहा है कि अवतल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब डैश पर स्थित होता है, आप सभी कहेंगे फोकस पर स्थित होता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब याद रखिएगा कि अगर अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु को हम लोग कहां रख दे, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रख दे, यानी कि सी पर रख दे, तो सर उसका प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? सी पर ही बनेगा। कैसा होगा सर? वस्तु के आकार का होगा और क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य प्रतिबिंब निर्माण की बात की जा रही है। तो अगर वस्तु को अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां? आप सभी कहेंगे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। बहरहाल अगला सवाल आप सबों के सामने है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आपको इसमें गलत कथन चुनना है, जबकि आपको कहा जा रहा है कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति जो है वो क्षारीय होती है। आप सभी कहेंगे गुरुजी आप ही ने तो कई बार बताया है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं उसका नेचर एल्केलीन होता है, जबकि जो आपका नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं उसका नेचर क्या होता है? अम्लीय। तो आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट है दूसरे में कि धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आप कहेंगे धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के नहीं होते हैं। धातु के ऑक्साइड की चर्चा जब भी हम लोग करेंगे, धातु के ऑक्साइड की चर्चा जब भी हम लोग करेंगे तो इसका नेचर कैसा होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी ये बेसिक नेचर वाला होगा। और अधातु के ऑक्साइड के प्रकृति की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो अधातु के ऑक्साइड होंगे इसका नेचर हमेशा एसिडिक होगा। क्या होगा? एसिडिक होगा। इसको हम लोग अम्लीय ऑक्साइड या फिर क्षारीय ऑक्साइड कह सकते हैं। तो मेरे मित्र कहा जा रहा है कि धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं और अधातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के। आप कहेंगे ये गलत स्टेटमेंट है। कह रहा है कि अधातु में विद्युत ऋणात्मक प्रकृति की होती है जबकि धातु में विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती है। आप सबों को मालूम है कि जितने भी मेटल होते हैं इसका नेचर कैसा होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? आप सभी कहते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। और मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करने के चलते ही कौन सा आयन फॉर्म करती है? पॉजिटिव आयन, यानी कि धनात्मक आयन फॉर्म करती है। जबकि जो नॉन मेटल होते हैं आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी नॉन मेटल की जो प्रकृति होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। क्या? इलेक्ट्रॉन गेन करने की। और इसीलिए जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं? निगेटिव आयन बनाते हैं। तो आपके स्टेटमेंट में है कि अधातुएं नॉन मेटल विद्युत ऋणात्मक प्रकृति की होती है, बिल्कुल सही है। जबकि धातुएं विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती है, बिल्कुल सही है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस तीनों स्टेटमेंट में गलत कौन है? आप कहेंगे केवल और केवल 2
2 हमारा गलत है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा कि धातु के ऑक्साइड आप कहेंगे बेसिक और धातु के ऑक्साइड एसिडिक, लेकिन यहीं पे अगर बात करी जाएगी उभयधर्मी ऑक्साइड की, किसकी? उभयधर्मी यानी कि आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसकी प्रॉपर्टीज जो है ये, या फिर आप ये कह सकते हो कि सर ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकती है, यानी कि ये एसिड एवं बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकती है। ये चीज ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है? जल अपघटन, अपचयन, संयोजन, ऑक्सीकरण। अब हमारे बहुत सारे छात्र यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि गुरुजी यहाँ पे जिंक से जिंक आयन की बात की जा रही है। मेरे भाई ये बताओ कि जिंक आप सभी कहेंगे गुरुजी एक मेटल है। क्या है? मेटल है। और आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि जो भी मेटल होते हैं इसकी नेचर कैसी होती है, प्रकृति कैसी होती है। बड़ा ही सिंपल शब्दों में समझो चला कि जो भी मेटल होंगे उसकी प्रकृति इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की होगी। और आप सभी याद रखिएगा कि जब तक कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन नहीं करेगी तब तक वो आयन नहीं बना सकती है। और अगर ये मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है तो आप क्या कहेंगे? पॉजिटिव आयन बनेगा। और इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि जिंक जो है वो धनात्मक आयन बनाएगा। जिंक धनात्मक आयन कब बनाएगा? जब ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। और मेरे मित्र याद रखिए, मैंने आपको बताया है एक ट्रिक ऑक्सीडेशन के लिए, लियो मतलब क्या कि सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है चिल्ला? आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑक्सीडेशन कहलाता है। और गर मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी रिडक्शन कहलाता है। तो हमसे जो सवाल पूछा गया कि जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है, तो हम सभी कहेंगे आयन बनेगा इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए नहीं, हमसे पूछ देगा कि मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आयन का निर्माण, फिर हमसे पूछ देगा लोहा से जो आपका लोहा आयन होता है उसका निर्माण। ये सब क्या होंगे सर? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होंगे। और जहां पे भी कोई मेरे मित्र अधातु क्या कर रही होगी सर? आयन का निर्माण कर रही होगी, तो अधातु के केस में क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वहां पे हम कहेंगे रिडक्शन की प्रक्रिया होगी। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए सही नहीं है, सभी क्वेश्चन के लिए जो धातु और अधातु से संबंधित है उसके लिए सही है। नेक्स्ट, अपचयन और ऑक्सीकरण हो गया। संयोजन अभिक्रिया आप सभी याद रखिएगा कि इस रासायनिक अभिक्रिया में केवल और केवल एक प्रतिफल बनता है। अच्छा, याद रखेंगे कि संयोजन रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब एक छात्र आज सुबह ही व्हाट्सएप पे बात हो रही थी, बहुत अच्छा छात्र है, लंबे समय से तैयारी कर रहा है, लेकिन उनसे मिस कहां पे हुई? सिंपल सा क्वेश्चन कि उनसे पूछा गया आपके एएलपी 2024 वाले एग्जाम में कि निम्न में से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है। अब वो बच्चा परेशान कि कंपोजिशन तो पढ़े हैं, कॉम्बिनेशन तो पढ़े ही नहीं है। तो याद रखिएगा कि कंपोजिशन रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और इसमें हमेशा क्या होता है? आप कहेंगे सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, यानी कि एकल उत्पाद बनता है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से कौन रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं? कवक, मरुद्भिद पौधे, नीले हरे सवाल, जीवाणु। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? आप कहेंगे गुरुजी ये ऐसा कैसे? रात्रि के समय पौधा तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। बिल्कुल है मेरे मित्र, ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग मरुद्भिद यानी कि जेरोफाइटिक प्लांट की बात करते हैं, किसकी? जेरोफाइटिक प्लांट की बात करते हैं, तो इस प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग डेजर्ट प्लांट भी कहते हैं। और ये कहां मिलते हैं? मरुस्थल में। मरुस्थल कौन सा जगह होता है सर? जहां
वहां पे पानी की कमी होती है। अब जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनके बॉडी से वाटर का लॉस ना हो ज्यादा, इसीलिए सर मरुस्थलीय पौधे रात के समय में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी में स्टोर करके रख लेते हैं और जब दिन के समय में इसे सूरज प्रकाश मिलती है तो प्रकाश संश्लेषण कर अपना भोजन तैयार करती है। आप कहेंगे सर इससे क्या मतलब है कि ये रात के समय CO2 करेगा? ध्यान रखिएगा कि इसके जो स्टेम होते हैं उसमें जो स्टोमाटा होता है मेरे मित्र, रंध्र होता है, वो अगर दिन के समय खुलेगा तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से उनके बॉडी से ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा, जबकि रात के समय में टेम्परेचर लो होती है, इस वजह से स्टोमाटा के खुलने से जो वाटर लॉस की मात्रा होगी वो क्या होगी, दिन की अपेक्षा कम होगी। इसलिए भगवान ने नेचुरली सिस्टम कर दिया है कि जितने भी जेरोफेटिक प्लांट होते हैं वो रात के समय स्टोमाटा रंध्र को खोल करके क्या करते हैं, वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करते हैं। तो जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मरुद्भिद पौधे। ऐसा क्यों करते हैं आप सभी ध्यान में रखेंगे, यह सवाल तो आएगा कि ऐसा क्यों करता है या ऐसा क्यों होता है, तो आपके मन में आंसर क्या आना चाहिए, चला आपके मन में आना चाहिए कि मरुस्थलीय पौधे जल हानि को रोकने हेतु रात्रि के समय CO2 का अवशोषण करता है। रात्रि के समय CO2 का क्या करता है, अवशोषण करता है। तो ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र कवक की बात करेंगे तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये मृतोपजीवी होते हैं यानी कि सैप्रोफाइटिक होते हैं। ये अपना पोषण कहां से ग्रहण करते हैं, मृत पेड़ पौधे और मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि एक 12 वोल्ट का कार हेडलाइट लैंप 15 मिनट के लिए 3 एम्पियर की धारा आकर्षित करता है। इस अवधि के दौरान कार की बैटरी द्वारा हस्तांतरित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। और ऑप्शन में है 0.54 kWh, 0.008 kWh, 5.4 kWh, 0.009 kWh। बहुत सारे छात्र ये kWh देख करके परेशान हो गए हैं, गुरुजी ये क्या पूछ लिया, ऊर्जा पूछता तो हम लोग तो सीधे जूल में कहते हैं। अब जब जूल तक आपको आ रहा है तो उससे आगे भी आसान है। ध्यान दीजिएगा कि टोटल उष्मा जो ऊर्जा होगी वो कितना के बराबर होगी, H = VIT के बराबर होगी। गौर से देखना चला कि विभवांतर आपका 12 वोल्ट है और जो I है वो 3 एम्पियर है और जो T है वो 15 मिनट है, तो मिनट को सेकंड में चेंज करना होगा। आप कहेंगे गुना 60 हो जाएगा गुरुजी, और ये वैल्यू आपका 32,400 जूल आ जाएगा। अब आप सबों को मालूम है कि 1 kWh इक्वल टू कितना जूल, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो क्या हम इसको चुकी करके लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र इसीलिए 1 जूल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 जूल इक्वल टू आप कहेंगे 1/3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा गुरुदेव। अब ध्यान देना कि 32,400 जूल इक्वल टू कितना किलोवाट हो जाएगा, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी 32,400 बटा 3.6 इंटू 10⁻6। 3.6 से जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 9,000 बार में कट जाएगा, यानी कि ये हो गया 9,000। अब बटा कितना चला 10⁻6 है, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी 1 पर 6 को सुनना, तो लीजिए आपका ये 6 जीरो आ गया। ये 3 जीरो यहां से कैंसिल, सॉरी यहां पे 3 ही जीरो कैंसिल होगा, चला ठीक है 3 3 6, तो 3 जीरो यहां से कैंसिल, ये हो गया 9/1000 और ये 0.009 kWh। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। तो आपको परेशान नहीं होना था, आपके पास जो कंसेप्ट है उसका बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। बस एक एक्स्ट्रा चीज ध्यान में रख लेना, 1 kWh इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होती है, तो 1 जूल इक्वल टू इतना हो जाएगा, बाद बाकी तो आपके हाथ में।
अगला क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि एक कुंडली के n फेरों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र एक फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के डैश गुने के बराबर होती है। ये मेरे मित्र सोलिनॉइड है। ये क्या है? सोलिनॉइड है। तो आप सभी कहेंगे सर इसमें जितना फेरा होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ज्यादा होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कुंडली में फेरों की संख्या के समानुपाती होती है, प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। तो आप सभी कहेंगे कि क्वेश्चन जो कहा जा रहा है कि एक कुंडली के n फेरों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र एक फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के डैश डैश गुने के बराबर होता है, आप कहेंगे n गुने के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि प्रत्येक त्रिक में डोब्राइनर द्वारा कितने तत्वों की पहचान की गई थी? आप सभी कहेंगे गुरुजी तीन तत्वों की पहचान की गई थी, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डोब्राइनर के त्रिक कौन कौन से थे? तो लीना के कैसरबा चल ब्रो आयोडीन लाने। तो ये ट्रिक मैंने आपको कई बार बताया है। इसी तीनों को डोब्राइनर ट्राइड्स बोलते हैं, जिसमें अकॉर्डिंग टू डोब्राइनर अगर हम बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो किनारे के दोनों ही तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि एक छात्र एक प्रयोग करता है जिसमें वह एल्युमिनियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड मिलाता है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया सही है? मेरे मित्र यहां पे बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट के बीच रिएक्शन दिया गया है और अगर आप गौर से ध्यान देंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी अभिक्रिया सही है। बोले तो कौन सी अभिक्रिया संतुलित है, क्योंकि अभिक्रिया तो सर उसी तरीके से हो रही है। BaCl2 Al2SO4 रिएक्ट करके क्या बना रहा है सर? BaSO4 और AlCl3। हम लोगों को मालूम है इसका प्रोडक्ट यही होगा। अब इसमें बैलेंस है या नहीं, इस चीज को अगर चेक करेंगे तो आप कहेंगे पहला रिएक्शन में 3 बेरियम है और यहां पे एक बेरियम है, ना होगा। दूसरा का रिएक्शन में बेरियम क्लोराइड Al2SO4 होल 3 के साथ तो रिएक्ट कर रही है, लेकिन ये बेरियम अलग और SO2 अलग बना रही है, ये भी नहीं होगा। अब यहां पे बेरियम क्लोराइड Al2SO4 होल 3 के साथ तो रिएक्ट कर रही है, लेकिन 3BaSO4 बना रही है, इधर हमारा 3 बेरियम नहीं है, ये भी नहीं है। यहां पे 3BaCl2 रिएक्ट करके Al2SO4 होल 3 के साथ करती है और 3BaSO4 प्लस 2AlCl3 बना रही है। आप क्या देखेंगे? बेरियम के 3 परमाणु, बेरियम के 3 परमाणु, क्लोरीन के मेरे मित्र कितना है? 6, 2 यहां और 3, तो 3 दूना 6, यहां पे क्लोरीन 6, एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम 2 है, SO4 का होल 3, तो SO4 का होल 3। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया है कि रेड लिटमस किसके उपस्थिति में ब्लू होता है? तो आप कहते हैं लाल लिटमस नीला होता है बेस की उपस्थिति में, यानी कि क्षार की उपस्थिति में। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग आप सभी कहते हैं गुरुजी इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है, एंटासिड के रूप में किया जाता है। और ये क्या करता है? हमारे पेट की अम्लता को दूर करता है। तो इसकी जो नेचर होती है वो क्या होती है? प्रबल क्षारीकीय नहीं होती है, दुर्बल क्षारीकीय होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई हमारा बेस दुर्बल है, वीक है, तो वो क्या करेगा कि सर लिटमस, जो रेड लिटमस होगा उसको हल्का ब्लू करेगा, और अगर कोई मजबूत होगा तो आप कहेंगे सर पूरा ब्लू कर देगा। तो सवाल आपसे वही पूछा जा रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है। यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दुर्बल अम्ल है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। उदासीन है? नहीं। प्रबल अम्ल है? नहीं। सर जी दुर्बल क्षारक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कोक, कोलतार और कोयला गैस कोयले के उत्पाद हैं। आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी, आपने पीछे के सेशन में ही बताया है। दूसरा है कि जीवाश्म ईंधन अक्षय संसाधन है, मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये बात गलत है। जितने भी फॉसिल्स फ्यूल हैं, जितने भी जीवाश्म ईंधन हैं, वे सब के सब रिन्यूएबल सोर्सेज नहीं है। अगर ये एक बार खत्म हो जाएंगे तो इसके निर्माण में फिर हजारों साल लग जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे कि सर जितने भी फॉसिल्स फ्यूल हैं, चाहे वो हमारा कोयला हो, पेट्रोलियम हो, ये सब के सब क्या है? अक्षय ऊर्जा संसाधन नहीं है, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है? बिल्कुल है। हमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए, बिल्कुल। अगर विवेकपूर्ण ढंग से नहीं करेंगे तो सर ये खत्म हो जाएगा, और मेरे मित्र अगर एक बार इसकी समाप्ति हो गई तो फिर हमारे लिए ईंधन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कौन सा कथन गलत है?
मिला, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी गलत है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। HW में हम देना पसंद करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम इससे पीछे भी सर ये क्वेश्चन डाले थे और आपको समझाए भी थे, और हम जानना चाह रहे हैं कि आपको याद है या ना है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n1 के माध्यम से अपवर्तनांक n2 के माध्यम में इस प्रकार यात्रा कर रही है कि आपतन कोण अपवर्तन कोण r है, आपतन कोण I होगा और अपवर्तन कोण R, और मेरे मित्र जो आपका आपतन कोण है ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो पूछा जा रहा है n1 बटा n2 डैश के बराबर है। मेरे मित्र ऑप्शन है साइन आर माइनस साइन आई, साइन आई बटा आर, साइन आर बटा साइन आई, साइन आई माइनस साइन आर। क्या कहिएगा कि गुरुजी अगर हम लोग स्नेल के नियम की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू स्नेल के नियम हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा एक माध्यम होगा, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, माध्यम 1, और ध्यान रखना कि यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, एक अभिलंब, और ध्यान देंगे कि यहां प्रकाश की किरण कोई आ रही है और ये किस में जाएगी, आप कहेंगे माध्यम 2 में जाएगी, माध्यम 2 में जाएगी। और अगर ये यहां आएगी तो आप सभी क्या कहिएगा कि ये वाला जो एंगल बनेगा सर जी ये आपतन कोण होगा, और ये वाला जो होगा वो अपवर्तन कोण होगा। क्या होगा, ये आपतन कोण और ये हमारा अपवर्तन कोण। अब मेरे मित्र याद रखना कि इस माध्यम की अगर हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करें, क्योंकि निरपेक्ष अपवर्तनांक को ही हम लोग n से रिप्रेजेंट करेंगे, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करें तो हम कितना लेंगे, आप सभी कहेंगे गुरुजी n1 ले लेते हैं ऊपर वाले का, ठीक है, और इसका हम लोग अपवर्तनांक कितना लेंगे सर, निरपेक्ष अपवर्तनांक इसका हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक हम लोग कितना ले लेंगे सर, n2 लेंगे, कितना, n2 लेंगे। तो हम लोग स्नेल के नियम से जो ये कहते हैं कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक निश्चित होगा, इसका मतलब ये हुआ कि साइन आई बटा साइन आर जो है, साइन आई बटा साइन आर जो है वो क्या है, तो n21 है, यानी कि जो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक है n21, और ये क्या हो जाएगा n2 बटा n1, n2 बटा n1। तो आपको ये यहां पे समझदारी दिखानी होगी कि जो हमारा आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात है वो n21 यानी कि n2 बटा n1 के बराबर है। अब मेरे मित्र आपके एग्जाम में सवाल यह पूछा जा रहा है कि अगर हमारा आपतन कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो तो आप सभी क्या कहेंगे, 90 डिग्री के बराबर तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये सर अभिलंब की अनुदिश हो जाएगी, तो जब भी होगा 90 डिग्री से छोटा ही होगा। तो हमसे सीधे सीधे सवाल पूछा जा रहा है कि n1 बटा n2 क्या होगा, तो चला जब n2 बटा n1 साइन आई बटा साइन आर है तो हम क्या कह सकते हैं सर, अबव डिस्कशन ऊपर के डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं, ऊपर के डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं कि n1 बटा n2 क्या होगा, आप कहेंगे साइन आर बटा साइन आई, क्या होगा साइन आर बटा साइन आई। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि यदि एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n1 के माध्यम से अपवर्तनांक n2 के माध्यम में इस प्रकार यात्रा कर रही है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण I और R हैं और जीरो इज आपतन कोण जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 90 डिग्री, देन n1 बटा n2 डैश के बराबर होगा। आप सभी कहेंगे n1 बटा n2 साइन r बटा साइन i के बराबर होगा। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ये सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब सीधे पूछ देता कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या, तो हम कहते हैं n21 के बराबर होती है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक बताओ ना बताओगे, क्या कहोगे गुरुजी, ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। अच्छा प्रतिरोधकता पूछ देगा तब क्या कहोगे, चला अगर आपसे रेसिस्टिविटी पूछ देगा तब क्या कहोगे, तो क्या कहना है कि गुरुजी ये हमारा ओम मीटर हो जाएगा। कैसे, तो गुरुजी रो इक्वल टू आर ए बटा एल होता है। रो इक्वल टू क्या होता है, आर ए बटा एल, और यहां पे प्रतिरोध का यूनिट ओम और एरिया है तो आप कहिएगा मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर, तो ये मीटर इसको कैंसिल कर देगा तो क्या बचेगा, ओम मीटर बचेगा। ये ध्यान में रखना। अच्छा एम्पियर आप सभी कहेंगे विद्युत धारा का यूनिट होगा।
किसका? विद्युत धारा का। और वोल्ट आप कहेंगे विभव या विभवांतर, बाद बाकी कूलम आप सभी कहेंगे गुरुजी आवेश का है यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्न में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है? आप कहेंगे ग्रेफाइट, फ्लोरीन और सर हीरा, ये तीनों हैं, जबकि कोक कार्बन का उत्पाद है, इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? जनित्र, विद्युत मोटर, चुंबकीय दिक्सूचक, परिनालिका। क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो मैग्नेटिक कंपास है, चुंबकीय दिक्सूचक है, इसका उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं? तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखा की दिशाओं को बताने के लिए करते हैं। मैंने आपको पीछे के सेशन में भी डिस्कस करा था कि जो चुंबकीय आपका कंपास होता है, इसमें एक पाइवोट होता है, जिसके साथ सर एक छोटी सी चुंबकीय सुई रहती है, जो नॉर्थ और साउथ में फ्री रूप से क्या करती है? रिप्रेजेंट करते रहती है। लेकिन जैसे ही ये चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है मेरे मित्र, इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, जो कि किसका कारण बनता है? सर इसके विक्षेपण का कारण बनता है। सर ये जनित्र जनरेटर क्या काम करेगा? तो आप सभी याद रखेंगे कि ये जनित्र जो है चिल्ला, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलेगा, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलेगा। विद्युत मोटर क्या करेगा? तो याद रखना, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, ये चीज ध्यान में रखेंगे। और परिनालिका मेरे मित्र, इलेक्ट्रोमैग्नेट के निर्माण में इसी परिनालिका का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के निर्माण, वैद्युत चुंबक के निर्माण में इसी परिनालिका का उपयोग किया जाता है, यह ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित दो प्रतिरोध R1 और R2 का निबल प्रतिरोध यानी कि कुल प्रतिरोध 8 ओम है और समांतर क्रम में संयोजित किए जाने पर निबल प्रतिरोध 2 ओम है। तो पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध R1 और R2 के मान अलग अलग क्रमशः क्या होंगे? क्या कहिएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R1 प्लस R2 इक्वल टू 8 और दोनों प्रतिरोध R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 का योग कितना है? आप सभी कहेंगे गुरुजी 2। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि R1 और R2 का प्रतिरोध कितना होगा? कोई लाग लपेटा नहीं करना है, ये फॉर्मूला तो चला सबको मालूम है, बिल्कुल मालूम है सर। अब R1 प्लस R2 आप कहेंगे गुरुजी ये तो नहीं होगा, क्या है कि समांतर क्रम में हमको वैल्यू 2 होना चाहिए, तो 6 दूना 12 बटा 8 आप कहेंगे नहीं होगा, 6 दूना 12 बटा 8 ये भी ना होगा। सर जी 4 चौका 16 बटा 8 2। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। अगर R1 और R2 हमारा 4-4 ओम का हो तो समांतर क्रम का प्रतिरोध कितना? 2 ओम, और रेसिस्टेंस आपका अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो आप कहेंगे 8 ओम। यही तो खिला था क्वेश्चन में, अब इसमें कोई कंसेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन समजातीय श्रेणी को सही ढंग से वर्णित करता है? भिन्न प्रयागात्मक समूह के कारण समजातीय श्रेणी के अवयवों के रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। पहला चीज तो समजातीय श्रेणी की बात की जा रही है, तो समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो सेम होगा, लेकिन यहां पे भिन्न कहा जा रहा है, आप कहेंगे ये गलत हो जाएगा। समान प्रक्रियात्मक समूह के कारण समजातीय श्रेणी के अवयवों के रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। मेरे मित्र, समान फंक्शनल ग्रुप के चलते समजातीय श्रेणी के जितने भी अवयव होते हैं उन सभी का रासायनिक गुणधर्म समान होता है, लेकिन यहां कहा जा रहा है भिन्न होता है, आप कहेंगे ये भी गलत होगा। भिन्न प्रक्रियात्मक समूह के कारण, जब समजातीय श्रेणी की बात कर रहे हैं तो भिन्न डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की चर्चा नहीं करेंगे। चौथे में है कि समान प्रक्रियात्मक समूह के कारण समजातीय श्रेणी के अवयवों के रासायनिक गुणधर्म लगभग समान होते हैं। सर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन समजातीय श्रेणी को सही ढंग से वर्णित करता है, तो सही ढंग से कौन वर्णित कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी वर्णित कर रहा है। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा यौन संक्रामक रोग हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है? क्या कहेंगे गुरुजी? आपने कई बार बताया है HIV एड्स, क्या कहते हैं इसको हम लोग? सर HIV एड्स जो है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है, ये HIV वायरस के चलते होता है। और इस HIV एड्स का जो वायरस होता है वो क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है। क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है। और मेरे मित्र ध्यान रखना कि गोनेरिया और सिफिलिस किससे होते हैं? आप सभी कहेंगे जीवाणु से, और ये क्या है? तो बैक्टीरिया से होने वाले एसटीडी हैं। याद रखना इसको कि बैक्टीरिया से होने वाले
बैक्टीरिया से होने वाले एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन सा होगा, तो आप सभी याद रखेंगे गोनेरिया, गोनेरिया और साथ में आप सभी कहेंगे सिफिलिस। क्या कहेंगे? सिफिलिस। और वायरस से होने वाले एसटीडी की बात करेंगे, वायरस से होने वाले एसटीडी की बात करेंगे, वायरस से होने वाले सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करेंगे, क्या कहेंगे गुरुजी? वाट्स यानी कि मस्सा और साथ में एड्स। ये किसके चलते होगा? वायरस के चलते होगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि महिलाओं में गर्भाशय की भित्ति स्वयं को विकासशील निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की भित्ति की मोटी परत निस्तारित होकर रक्त के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। इसे डैश कहा जाता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी इसे मासिक धर्म या रजोधर्म कहा जाता है। कई बार मैंने आपको बताया है कि फीमेल के बॉडी में जो गर्भाशय होती है वो प्रत्येक मंथ अपने आप को तैयार करती है। जब एग जो है वो फर्टाइल नहीं होता है तब तैयार करने के दौरान गर्भाशय की जो भित्ति होती है उसकी दीवारें टूट जाती है और वही दीवारें सर आप कह सकते हो कि अनप्रोटेक्टेड ब्लड या आप कह सकते हो कि एक वेस्टेज मटेरियल के रूप में बॉडी से बाहर आती है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म या फिर रजोधर्म कहते हैं। ध्यान में रखेंगे। कंठमणि को यहां पे एडम्स एप्पल समझा जाए। ये क्या है? आपके वोकल कोर्ड्स में लगे होते हैं। गौण लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स किसको बोलते हैं? तो मेरे मित्र वैसा सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी नहीं होता है। जैसे कि सर प्यूबर्टी के एज में बॉयज में प्यूबिक एरिया में हेयर का आना, आर्मपिट में हेयर का आना, दाढ़ी आना, मूछ आना। सर फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो प्यूबिक एरिया में हेयर का आना, इसके बाद जो है आर्मपिट में हेयर का आना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ये सब क्या होंगे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। रजनोवृत्ति इसको हम लोग मेनोपोज बोलते हैं। और मेरे मित्र 45 से 50 वर्ष के आयु में फीमेल के बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है और इसी को हम लोग मेनोपोज यानी कि रजनोवृत्ति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है आपसे कि मानवों में केशिका गुच्छ कहां पाया जाता है? आप कहेंगे ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस फिल्टर में पाया जाएगा, जो कि किसमें मिलेगा? किडनी यानी कि वृक्क में मिलेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र है? आप सभी कहेंगे CaOCl2। इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं चला? आप सभी कहेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको क्या पढ़ते हैं सर जी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और मेरे मित्र इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 कहा जा रहा है कि प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन अधिक होता है? ये आपका प्रिज्म है और आप सबों को मालूम है कि व्हाइट लाइट इससे पास करवाई जाएगी, ये 7 रंगों में टूटेगा। कितने रंगों में टूटेगा चला? 7 रंगों में टूटेगा। और ये 7 रंग आप कहेंगे विबग्योर के रूप में होगा। किस रूप में? विबग्योर के रूप में होगा। और मेरे मित्र हम लोग क्या कहते हैं कि जिस रंग के किरण का विचलन अधिक होता है उसका अपवर्तनांक अधिक होता है और इसीलिए यह प्रिज्म के आधार की ओर ज्यादा मुड़ता है। और सबसे लास्ट में कौन है? आप कहिएगा V4 वायलेट। और वायलेट को क्या कहते हैं? आप कहिएगा बैगनी रंग। तो मेरे मित्र जो सवाल पूछा जा रहा है कि प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होगा? आप कहेंगे बैगनी रंग के किरण का विचलन अधिकतम होगा। किस रंग के किरण की विचलन न्यूनतम होती? तो आप कहते लाल रंग की जो किरण होगी उसकी विचलन न्यूनतम होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कहा जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक सिक्के को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। सिक्के के प्रतिबिंब का व्यास क्या होगा? 4 सेंटीमीटर व्यास वाला सिक्का कहा जा रहा है तो HO हमारा कितना है चला? 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना कि सिक्के को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस तो F इक्वल टू हमारा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ध्यान देना कि वस्तु को कितना में रखा जा रहा है? तो सर 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है, लेंस के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो U इक्वल टू हमारा -45 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि सिक्के के प्रतिबिंब का व्यास HI इक्वल टू वाट। हम सबों को मालूम है कि लेंस के लिए M इक्वल टू V बटा U इक्वल टू HI बटा HO होगा। लेकिन मसला यह है कि गुरुजी हमारे क्वेश्चन में भी नहीं है
तो मेरे मित्र ध्यान देना कि भी निकालने के लिए हम लोग लेंस सूत्र लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस यू, 1/f 1/30 इक्वल टू 1/v आपको निकालना है माइनस क्या होगा, आप कहेंगे यू दिया हुआ है -45, ये माइनस माइनस प्लस होगा, है नहीं आएगा तो आप कहिएगा माइनस से हो जाएगा फिर से सर। और मेरे मित्र ये 1/v, 30 और 45 का आप एलसीएम लेंगे 90 आएगा, 30 तिया 90, 45 दूना 90, 1/v 3 माइनस 2 1, 1/90 इक्वल टू 1/v हो जाएगा। और v इक्वल टू कितना, आप कहेंगे 90 सेंटीमीटर। अब आपका काम आसान हो गया, कैसे, तो सर आवर्धन इक्वल टू फॉर्मूला तो हम लोग को मालूम है लेंस के लिए, v/u इक्वल टू hi/ho, तो v हमारा कितना, आप सभी कहेंगे सर जी ये 90 सेंटीमीटर, और u हमारा कितना है, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी u जो है वो हमारा -45 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पे हमारा hi आपको निकालना है, और साथ में ho कितना है आपका, तो सर 4 सेंटीमीटर। क्या कहिएगा कि गुरुजी ho हमारा 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 4 सही से लिख दे चला, तो आप सभी क्या कहिएगा कि यहाँ पे 45 दूना 90 हो जाएगा, और hi इक्वल टू हमारा -8 सेंटीमीटर आ जाएगा। hi इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, कोई भी ऑप्शन माइनस में नहीं है, तो आप सभी क्या कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान रखना कि चूंकि उत्तल लेंस है तो प्रतिबिंब यहां पे कैसा बन रहा है, आप कहेंगे कि गुरुजी प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब दूरी हमारा धनात्मक आ रहा है। प्रतिबिंब काल्पनिक बनता तो प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक आता, क्यों, क्योंकि लेंस में चीजें उलट जाती है, ये हमेशा ध्यान में रखना, नहीं तो बहुत सारे छात्रों को इसी में कंफ्यूजन रहता है। अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि जब 1 ओम और 2 ओम वाले प्रतिरोध पार्श्व संयोजन में जुड़े होते हैं तब प्रतिरोध के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा R1 × R2 बटा R1 + R2, 1 दूना 2 प्लस 2 1 3, कितना हो जाएगा 2/3, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब बहुत सारे छात्र हरा गए होंगे, चला Rp इक्वल टू R1 × R2 बटा R1 + R2 ना पढ़ाए हैं तोरा, तो 1 गुना 2 2 ये ना होगा, 2 और 1 आप कहेंगे 3, तो 2/3। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है कि 8 ओम और 5 ओम के श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है, आर का मान डैश है। मेरे मित्र आप जवाब दो इस क्वेश्चन का, सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करती है, तो मेरे मित्र इसको हम लोग गस्टेटरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। रसग्राही, घ्राणग्राही क्या है, तो सर ये सूंघने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सूंघने में मदद करता है। और प्रकाशग्राही तो सर याद रखना देखने में मदद करता है, और ध्वनिग्राही आप सभी कहेंगे कान, सुनने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है, आप सभी कहते हैं कि सर जी डीएनए अणु में प्रोटीन निर्माण की सभी सूचनाएं मौजूद होती है, जिसका फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है कि किस कोशिका का आकार बदलता रहता है, तंत्रिका कोशिका, चिकनी पेशी, अंडाणु, अमीबा। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि तंत्रिका कोशिका हमारे तंत्रिका तंत्र में मिलेगा, चिकनी पेशी आप सभी कहेंगे सर ये हमारा जो मसल्स है उसका एक उदाहरण है, और अंडाणु आप कहेंगे सर ये जर्म सेल कहा जाएगा, जबकि अमीबा का बॉडी लचकते रहता है। तो मेरे मित्र किस कोशिका का आकार बदलता है, अमीबा का आकार क्या होता है, सर बॉडी के लचीना होने के चलते बदलते रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन रीजनरेशन की क्षमता होती है। क्या ये सवाल आपसे ना बनेगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी प्लेनेरिया को लॉक किया जाए, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। ध्यान रखिएगा झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है, ऐसा पूछा जाना चाहिए था। तो पहला है यूकैरियोटिक कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, केवल यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ना तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं और ना ही प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। मैंने आपको पीछे के सेशन में क्या बताया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती है जिसका केंद्रक पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है। साथ ही प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सर जो कोशिकांग होते हैं वो झिल्ली युक्त नहीं होते हैं, मतलब इसमें कोशिकांग की जो है वो क्या होती है सर बहुत कम उपस्थिति रहती है।
लेकिन वहीं पे जो यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं मेरे मित्र, इसमें पूर्ण रूप से डेवलप आपका केंद्रक भी होता है और साथ ही साथ झिल्ली युक्त कोशिकांग भी होता है। तो सवाल आपसे जो करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, आप सभी क्या कहेंगे कि सर केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी से स्वतंत्र होता है। पहला ही बात गलत है। कौन सा कथन सही है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि गुरुत्वाकर्षण बल F = G m1 × m2 बटा r² के बराबर होता है और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जबकि कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी से स्वतंत्र होती है। आप कहेंगे बिल्कुल ही गलत बात है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह बात बिल्कुल सही है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। यह भी बात सही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, आप कहेंगे केवल 2 और 3 सही है। किस ऑप्शन में है? तो मेरे मित्र आपका पहला में है कथन 1 और 2 सही है, नहीं होगा। 1 2 3 नहीं होगा, 2 और 3 होना चाहिए। चला, तो हमको लग रहा है कि एक यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको तुमको सही करना पड़ेगा और यहां पे 1 लिख लेना होगा। अब यहां पे 1 और 3 है, तो 1 और 3 तो होगा नहीं क्योंकि सही कथन पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कथन 2 और 3 क्या है, सही है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। बात तो सही है कि आजकल ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग किया जाता है। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है, यह भी बात सही है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, बिल्कुल सही है। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होता है। मेरे मित्र, किसी भी सिलेंडर में गैस अगर भरा जाएगा वो कंप्रेस्ड करके ही भरा जाएगा, यानी कि संपीड़ित करके ही भरा जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी गलत है, जो इसमें कहा जा रहा है अस्पताल में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होता है। सिलेंडर कोई भी हो उसमें क्या होगा, आप गैस भरेंगे तो वो कंप्रेस्ड करके ही भरा जाएगा, यानी कि संपीड़ित करके ही भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा जा रहा है कि सहसंयोजक रूप से आबंधित यौगिकों का क्वथनांक कम क्यों होता है। अणुओं के भीतर प्रबल सहसंयोजक आबंध और प्रबल अंतराण्विक बल भी होता है। नहीं मेरे मित्र, प्रबल सहसंयोजन आबंध तो होता है, लेकिन जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है मेरे मित्र, वो क्या होता है, कमजोर होता है, जिस वजह से इसके जो सर अणु होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं और जल्दी उबलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए सहसंयोजी यौगिक के जो क्वथनांक होते हैं वो कम होता है। तो पहला स्टेटमेंट नहीं होगा। दूसरा है कि अणुओं के भीतर प्रबल सहसंयोजी आबंध किंतु अंतराण्विक बल दुर्बल। मेरे मित्र, यही आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जबकि तीसरे में कहा जा रहा है अणुओं के भीतर दुर्बल सहसंयोजी आबंध, नहीं, सहसंयोजी आबंध मेरे मित्र मजबूत होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। बस अणुओं के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो दुर्बल होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा जा रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। आप सभी कहेंगे गुरुजी आयोडीन आवश्यक है। नेक्स्ट 36 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विसमांगी विलयन का एक उदाहरण है। टिंचर आयोडीन, आप सभी कहेंगे टिंचर सॉल्यूशन, जो कि आपका आयोडीन और अल्कोहल का सॉल्यूशन होता है, आप कहेंगे समांगी है। एथेनॉल और पानी का मिश्रण, आप कहेंगे अगर इसको भी हम लोग मिलाएंगे तो समांगी बनेगा। तेल और पानी एक दूसरे के साथ नहीं मिलेगा, तो सर समांगी मिश्रण यही होगा। विसमांगी मिश्रण का उदाहरण क्या होगा, तेल और पानी। नींबू पानी, आप कहेंगे बढ़िया से मिला देंगे तो वो भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 पूछा जा रहा है कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। क्या कहोगे गुरुजी, CaSO4 12H2O POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा HNO3 का आणविक द्रव्यमान है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, नाइट्रोजन आप कहेंगे 14, ऑक्सीजन 16 48, तो 8 4 12, 1 13, 4 1 5 1 6 63 यूनिट। राइट आंसर सर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 39
कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशील होगी। तो ज्यादा जो धातुएं अभिक्रियाशीलता श्रेणी में टॉप पे होगी, कैटरीना ने कार मांगी, सर मैग्नीशियम सर टॉप पे मिलेगा, बाद बाकी नीचे में आएगा, तो मैग्नीशियम सर तनु अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशील होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 कि 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी। मेरे मित्र ये ध्यान रखना, उत्तल दर्पण है और इसका ये ध्रुव होगा, इसका ये फोकस और ये इसका वक्रता केंद्र। इसका ध्रुव फोकस दूरी जो है वो 1 मीटर है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव पूरा मुख अक्ष कितना होगा? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी P से लेकर के F तक जो है वो 2 मीटर हो जाएगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आपके आज के इस सवाल में टोटल 40 क्वेश्चन थे, जिसको आपने हमारे साथ डिस्कस कर लिया है, और अब मुझे उम्मीद है कि इस तरह के सवाल दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।